Hello everyone. Now in this video I will discuss about animal tissue. In case of animals, basically four type of tissues are there: epithelial tissue, connective tissue, nervous tissue and muscular tissue. In today's video I will try to cover epithelial tissue. Now एज़ पर अगर हम बात करें नीट एग्ज़ाम की, तो AIPMT के अंदर मोस्टली जो एपिथेलियल टिश्यू से अब तक जो क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है वो बेटा रहा है एग्जाम्पल्स का, कि कहाँ कहाँ ये टिश्यू प्रेजेंट है। फिर हम बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स को ज़्यादा एग्जाम्पल लर्न नहीं हो रहे हैं वो फ़िलहाल के लिए जो NCERT बुक में एग्जाम्पल गिवन है उनके ऊपर फोकस करेंगे और सिर्फ उन्हीं एग्जाम्पल्स को लर्न करेंगे। उसके बाद आप कुछ नए एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं। साथ साथ में वीडियो में हम हर वीडियो में हाईलाइट करेंगे कि ये एग्जाम्पल भी NCERT का है। हो सकता है वो इस चैप्टर में ना गिवन हो, किसी और चैप्टर में गिवन हो, 12th क्लास के किसी चैप्टर में गिवन हो, तो वो भी आपको साथ साथ लर्न करना है। नाउ एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें कि ये टिश्यू होता कहाँ है। एपिथेलियल टिश्यू एक तो बॉडी की सरफेस को कवर करेगा, मीन्स अपनी जो स्किन है उसकी जो आउटर मोस्ट पार्ट है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। सो कवर आउटर मोस्ट बॉडी ऑफ द एनिमल। इसके अलावा ये जितने भी होलो ऑर्गन्स हैं, जैसे हमने ये एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम शो किया है, एलिमेंट्री कैनाल इज ए होलो ऑर्गन, खाली है पाइप की तरह। ब्लड वेसल्स हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जैसे ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, सो मैनी साइट्स आर देयर जहाँ पर आपको क्या मिलेगा, होलो कैविटी। और इस कैविटी को, इस ल्यूमन को लाइन करने के लिए क्या प्रेजेंट है, एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पर जो आपको जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है, ये ब्लैक लाइन, दिस इज एक्चुअली एपिथेलियम। सो एपिथेलियल टिश्यू cover the body and lines the hollow organs of body. Some of the characteristics of epithelial tissue. Epithelial tissue is derived from ectoderm, mesoderm as well as endoderm. जैसा कि हमने एनिमल किंगडम में डिस्कस किया कि एनिमल्स आर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, और जो भी जर्म लेयर हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो एपिथेलियल टिश्यू तीनों जर्म लेयर से बना है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। कहीं पर ये एक्टोडर्मल है, कहीं मीजोडर्मल, कहीं एंडोडर्मल। कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं। स्किन में जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जो एपिडर्मिस है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। मीजोथीलियम एंड एंडोथीलियम ये भी एपिथेलियल टिश्यूज़ के ही एग्जाम्पल हैं, मीजोथीलियम, एंडोथीलियम। नेक्स्ट स्लाइड में हम इनको डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर हम एंडोथीलियम कह रहे हैं, कहाँ हम मीजोथीलियम कह रहे हैं। मीजोथीलियम एंड एंडोथीलियम आर स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम एंड दे आर डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग है, जैसे जो इंटेस्टाइन में या स्टमक में जो एपिथेलियम है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म। हर वक्त क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू इज हैविंग फ्री सरफेस। फ्री सरफेस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एपिथेलियल सेल है, सपोज ये स्किन में ही सबसे ऊपर वाली लेयर है। हमारी स्किन जैसे नीचे वाले डायग्राम में देखिए मल्टी लेयर्ड है, ये मल्टी लेयर्ड है। तो जो सबसे टॉप लेयर है वो हमेशा एनवायरनमेंट के एक्सपोज में होगी, तो फ्री सरफेस होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एपिथेलियम सिंगल लेयर्ड है, जैसे ब्लड वेसल्स में, ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, सपोज ये ब्लड वेसल्स हैं, इनमें ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल की वॉल है, दिस इज एपिथेलियम, दिस इज ऑल्सो एपिथेलियम। ब्लड वेसल्स को हमने लॉन्गिट्यूडिनल कट किया, अदरवाइज आप ऐसे कट करोगे तो इट विल लुक लाइक दिस। ये ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड वेसल में ल्यूमन की तरफ जो लेयर होगी दैट इज एपिथेलियम। और भी लेयर होती है यहाँ पर, जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, मसल लेयर है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया इंटरना, ये लेटर ऑन पढ़ेंगे। ये देखिए, चाहे ये ब्लड वेसल, आप इस डायग्राम को ब्लड वेसल मान लीजिए, या चाहे ये एलिमेंट्री कैनाल है, चाहे ये हमारा ट्रैकिया है, ये ल्यूमन है। ल्यूमन को जो फेस करेगा ये वाली जो लाइन है दिस इज एपिथेलियम। सो एपिथेलियम आपको कहाँ मिलेगा, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी।
अपनी आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी क्या है? स्किन। स्किन के अंदर दो तरह के टिश्यू हैं, वन इज एपिडर्मिस, वन इज डर्मिस। और डर्मिस के नीचे सबकुटेनियस फैट लेयर इज देयर। ये देखिए हम यहाँ पर, ये जो पिंक कलर में दिखाया गया है, स्लाइटली पीच कलर में जो है ये, दिस इज एपिडर्मिस। इसके बाद ये वाला जो रीजन है दैट इज डर्मिस, और जो येलो कलर में शो किया दैट इज सबकुटेनियस फैट लेयर। स्किन के लिए हम कुटेनियस वर्ड यूज करते हैं, सब मीन्स बिलो, सबकुटेनियस फैट लेयर। सो एपिडर्मिस ऑलवेज हैविंग, जो एपिडर्मल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू है, दैट इज हैविंग फ्री सरफेस। या तो वो हमेशा एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहेगा, आउटसाइड एनवायरनमेंट जैसा हमारी स्किन में है, या फिर वो बॉडी फ्लूइड जैसे जो भी है, बॉडी ये ल्यूमन है, यहाँ पर फूड प्रेजेंट है, या ब्लड वेसल्स है तो यहाँ ब्लड प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है तो यहाँ एयर प्रेजेंट है, उनके कांटेक्ट में रहेगा। तो हमेशा जो एपिथेलियम होती है उसकी खास बात क्या है? इट इज हैविंग फ्री सरफेस, ब्लड सप्लाई नहीं है, देयर इज नो ब्लड सप्लाई। यहाँ देखिए, ये डायग्राम हमने ब्लड वेसल्स के लिए शो किया है। ये देखिए, ये जो रेड कलर की ब्लड वेसल्स हैं ये डर्मिस में प्रेजेंट है। एपिडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है? ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं है। हाँ, इसको जो न्यूट्रिशन है इन सेल्स को कहाँ से मिलेगा? डर्मिस से, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो एपिथेलियम डू नॉट हैव, एपिथेलियल टिश्यू डू नॉट हैव ब्लड सप्लाई। हमेशा एपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या प्रेजेंट होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये भी इसका यूनिक फीचर है। स्लाइड के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सब आपको लर्न करने, किसी को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू की एक और खास बात है, इट ऑलवेज रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। जहाँ पर भी एपिथेलियल टिश्यू होगा वहाँ पर आपको उसके नीचे क्या मिलेगी? एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जिसको हम क्या कहेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ध्यान रहे, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में ब्लड वेसल्स हैं और जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे एपिथेलियल टिश्यू को। और साथ में बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम है एपिथेलियम को नीचे वाले टिश्यूज़ के साथ कनेक्ट करना। सो एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं है, लेकिन नर्वस इनर्वेशन हो सकती है। ये देखो, ये जो ब्लू कलर में यहाँ शो की है ये नर्व सप्लाई है। जैसे अगर मान लीजिए आप अपनी स्किन में ऊपर वाली लेयर, कई बार खाल छिल जाती है, स्किन छिल जाती है, तो आप उस स्किन के पीसेस करके देखना, उसमें से कोई ब्लड नहीं आएगा। लेकिन जहाँ से वो स्किन स्क्रैप हुई है उसके नीचे आप देखना, आपको रेड रेड कलर के जो है नेटवर्क सा दिखाई देगा, वो ब्लड वेसल्स है। लेकिन नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं एपिथेलियल टिश्यू में, जिसकी वजह से हम डिफरेंट एनवायरनमेंट को, स्टिमुलस को सेंस कर पाते हैं। गर्म है, ठंडा है, पेनफुल है, सॉफ्ट है, हार्ड है, ये हम जज कर पाते हैं। सो एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये पॉइंट हमने कर लिया है। कवर बॉडी एंड लाइन होलो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल है विद लिटल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। जो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर मटेरियल है वो बहुत कम होगा। सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें इस पॉइंट ऑफ व्यू से, सो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज़्यादा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। सो मेन पॉइंट्स सभी जो आपको हर वक्त याद रहने चाहिए, एपिथेलियल टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। हमेशा फ्री सरफेस होगा जो आइदर या तो एनवायरनमेंट को फेस करेगा या ल्यूमन को फेस करेगा। कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, हमेशा एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करेगी। और बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और नीचे वाले टिश्यूज़ के साथ अटैच करना। कहाँ मिलेगा एपिथेलियल टिश्यू? कवर बॉडी, इसका मतलब स्किन का पार्ट है। लाइन होलो ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। अब अगर हम होलो ऑर्गन्स की बात करें तो देखो, एलिमेंट्री कैनाल, माउथ टू एनस, हर जगह जो है ल्यूमन को फेस करते हुए क्या होगा? एपिथेलियम। जैसे बक्कल एपिथेलियम है, फेरेंजियल एपिथेलियम है, ऑइसोफेजियल एपिथेलियम है, गैस्ट्रिक एपिथेलियम है, इंटेस्टाइनल। क्लियर? इसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोस्ट्रिल से लेके लंग्स तक, लंग एल्वियोलाई में भी एपिथेलियम प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया। यूरिनरी ट्रैक्ट, अगर हम बात करें, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, ऑल आर लाइंड बाय एपिथेलियम। इवन हम नेफ्रॉन की बात भी करें, नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस है, बोमेन कैप्सूल है, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ऑल आर लाइंड बाय नेफ्रॉन। यूट्रस, यूट्रस के अंदर भी आपको क्या मिलेगी? एपिथेलियम। सो ध्यान रखना, जो भी होलो ऑर्गन होगा उसको कैविटी की तरफ से सबसे पहली जो लेयर होगी वो कौन सी होगी? एपिथेलियम। और सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स।
Here I will tell you about the classification of epithelial tissue. सिंगल लेयर्ड है अगर एपिथेलियल टिश्यू सिंगल लेयर का बना हुआ है, जैसे यहाँ देखिए ये सिंगल लेयर है और ये बेटा सरफेस व्यू है। आप इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को यहाँ से समझ सकते हैं। इस डायग्राम को आप ऐसे समझिए कि आपने बहुत सारी ब्रिक्स, ईंट जो है वो एक लाइन में ऐसे खड़ी कर दी हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो आपको एक लाइन दिखेगी, ऊपर से देखेंगे तो आपको इनका सरफेस व्यू दिखेगा। सिंगल लेयर है ये, मल्टी नहीं है। दिस इज सिंगल लेयर, दिस इज ऑल्सो सिंगल लेयर। ये कुछ ऐसा है जैसे टाइल्स को हमने, क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, बहुत थिन होती हैं और फ्लैट होती हैं, तो ऐसे लगेगा जैसे फर्श में टाइलें हैं। तो ये स्क्वेमस, ये अभी हम बताएंगे क्या है। तो ध्यान रहे अगर एपिथेलियम सिंगल लेयर की बने, जैसे यहाँ पर सिंगल लेयर है, ये देखो न्यूक्लियस एक ही रो में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ऐसे पहचान सकते हैं आप। ये देखो ये इनका सरफेस व्यू है ऊपर से। सो अगर सिंगल लेयर में अरेंज्ड है तो उसको हम कहेंगे सिंपल, और अगर मल्टी लेयर्ड है तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड। So epithelial tissue is of two type, simple and compound. Simple means cells जो हैं वो single layer में arranged है, compound means cell multi layered में arranged है। अब हम compound से start करेंगे function, जो correlate करके आप हमेशा याद रख सकते हो। multi layered है तो ये epithelium thick होगी, thick है तो इसका काम प्रोटेक्शन में ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन में, एक्सचेंज में कम होगा, बिकॉज जहाँ पर भी मटेरियल एक्सचेंज करना है वहाँ एपिथेलियम थिन होनी चाहिए, और जहाँ प्रोटेक्शन है वहाँ थिक होनी चाहिए। जैसे अब अपनी स्किन में क्या मिलेगी, पिंपल या कंपाउंड? कंपाउंड, बिकॉज हमारी स्किन लगातार हार्श एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, लगातार फ्रिक्शन की वजह से सेल डैमेज हो रही हैं, तो वहाँ पर आपको कैसी एपिथेलियम मिलेगी? कंपाउंड, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा लेयर हैं। और दूसरा, ये टिश्यू कहाँ मिलेगा? जहाँ वियरिंग टीयरिंग है, बहुत ज़्यादा डैमेज है सेल्स का फ्रिक्शन की वजह से, तो लगातार यहाँ पर डिवाइडिंग सेल्स हैं जो लगातार वोर्न आउट सेल को रिप्लेस करती रहती हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम में सेल्स का वियर एंड टीयरिंग है, सेल्स की लगातार सेल जो है स्क्रैप होती रहती हैं, गिरती रहती हैं बॉडी से, और फिर वो वापस रिप्लेस होती रहती हैं। सो कंपाउंड एपिथेलियम मीन्स मैनी लेयर, सिंपल मीन्स सिंगल लेयर। यहाँ तक इतना याद हो। शेप के बेस पे सिंपल को हमने 3 तरीके से डिवाइड किया। क्यूब लाइक सेल है, क्यूबॉइडल। क्यूब मीन्स मतलब सेम लेंथ सेम विड्थ, 1 मीटर लेंथ 1 विड्थ और 1 जो है हाइट, सो उसको हम कहेंगे क्यूबॉइडल। सो अगर क्यूबॉइडल सेल है तो क्यूबिकल, और कॉलम लाइक टॉल सेल है, जैसे देखो ये ब्रिक की तरह, ये कॉल्यूमनार है। सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियम। लॉन्ग पिलर लाइक सेल्स हैं, और इनके जो न्यूक्लियस है यहाँ पर इन्होंने बीच में बनाया है, अदरवाइज इनका खास फीचर क्या है कि न्यूक्लियाई बेस पर होंगे। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम मीन्स सिंगल लेयर ऑफ कॉलम लाइक सेल्स हैविंग न्यूक्लियाई एट द बेस। सिंपल क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक सेल्स होती है, और सिंपल स्क्वेमस सबसे थिन एपिथेलियम है जहाँ पर स्मॉल फ्लैट सेल्स होंगी विद इरेगुलर बाउंड्रीज। तो शेप के बेस पे स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोल्यूमनार। अब क्यूबॉइडल और कोल्यूमनार की सरफेस पे क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? सीलिया। सीलिएटेड एपिथेलियम बेटा अपने टूथब्रश के जैसे दिखाई देगी। जैसे टूथब्रश का अगर आप आगे वाला पार्ट देखो तो 3D व्यू में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये ये ऐसे अलग अलग दिखेंगे, इकट्ठे नहीं होते। जल्दी ड्रॉ करने के लिए मैं ऐसा कर रही थी, ऐसे टूथब्रश की तरह। अब आप ये ब्रिसल्स को तो क्या मानो, टूथब्रश के जो ब्रिसल्स हैं जो टीथ को क्लीन करने के काम आते हैं वो तो है सीलिया, और ये हमारी है सेल। सो क्यूबॉइडल और कोल्यूमनार एपिथेलियम में अगर सीलिया प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम। एक और भी होती है जो यहाँ मेंशन नहीं करी हुई है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिसको आज हम आगे पढ़ेंगे। ग्लैंडुलर एपिथेलियम मीन्स अगर एपिथेलियम में बीच बीच में कुछ ऐसी सेल्स हैं जो कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, जैसे म्यूकस सिक्रीट करना या एंजाइम सिक्रीट करना, HCl सिक्रीट करना, कुछ भी मटेरियल सिक्रीट करती हैं तो उसको कहेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जैसे स्वेट सिक्रीट करना और हार्मोन सिक्रीट करना, सो दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सॉरी, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, जैसे सूडोपोडिया, फॉल्स लेग। सूडो मीन्स फॉल्स, स्ट्रेटा मीन्स लेयर, मैनी लेयर्ड। सूडो स्ट्रेटिफाइड, मैनी लेयर्ड फॉल्स, मतलब जो है तो सिंगल लेयर बट दिखाई कैसी दे रही है? मल्टी लेयर्ड।
सिंगल लेयर्ड है, इसीलिए हमने इसे कौन सी कैटेगरी में रखा, सिंपल एपिथेलियम। सिंपल की खास बात क्या है, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। सूडो स्ट्रेटिफाइड मीन्स डबल लेयर्ड नहीं है, दिखती डबल लेयर्ड है। ये देखिए इधर यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको दूर से देखेंगे तो आपको दो दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए हर सेल बेस से कनेक्टेड है। बेस से आप देखो एक ही सेल है, ये फर्स्ट सेल बड़ी है थोड़ी, सेकंड नंबर सेल थोड़ी छोटी है, तीसरे नंबर वाली सेल ये देखो, और फोर्थ फिर बड़ी हो गई। यानी कि यहाँ पर जो दो न्यूक्लियस है, एक्चुअल में देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी सेल हैं, 4। कुछ स्मॉल साइज्ड सेल हैं जो सरफेस तक नहीं जा पाती। यही वजह है कि ये एपिथेलियम है तो सिंगल लेयर्ड, लेकिन कैसी दिखाई देती है, बाई लेयर्ड। कैसे पता लगाएंगे सिंगल लेयर्ड है, हमेशा एपिथेलियम के नीचे क्या प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर बेटा एपिथेलियम 2 लेयर्ड है तो सिर्फ लोअर लेयर की जो सेल्स हैं वो ही बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होंगी, राइट। यहाँ देखो सारी सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है। यहाँ देखिए ऑल द सेल्स आर इन कांटेक्ट विद बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसलिए इसको हमने क्या कहा, सिंपल एपिथेलियम। है एक्चुअल में सिंगल लेयर बट दिखाई कैसी देती है, डबल लेयर्ड, इसलिए इसको हमने कहा सूडो स्ट्रेटिफाइड। सो आई होप दिस इज क्लियर। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड है और नंबर ऑफ लेयर के बेस पे इसको हमने कहा ट्रांजिशनल एंड स्ट्रेटिफाइड। 3 से 4 लेयर हैं ट्रांजिशनल, 4 से ज़्यादा है स्ट्रेटिफाइड। ये हम आगे बताएंगे क्योंकि अभी इतना याद भी नहीं रह पाएगा। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्या है, क्योंकि थोड़ा बहुत आप ये बार बार सुनेंगे तो ये और इजीली आपको याद हो जाएगा। व्हाट इज़ केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यस, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जैसा कि हमने बताया, सिंगल लेयर ऑफ सेल रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऑल दी सेल्स आर इन कांटेक्ट विद बेसमेंट मेम्ब्रेन। सबसे पहली टाइप हम पढ़ रहे हैं सेल की शेप के बेस पे, 3 तरह की हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोल्यूमिनार। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में आपको मिलेंगी सिंगल लेयर ऑफ थिन पोलीहेड्रल फ्लैट सेल्स। पोलीहेड्रल मीन्स मैनी साइडेड सेल, और सेल की खास बात क्या होती है, दे आर हैविंग इर्रेगुलर बाउंड्रीज। अगर हम सरफेस व्यू से देखें तो दे विल हैविंग इर्रेगुलर बाउंड्रीज और स्मॉल हैं। और ये जो एपिथेलियम है बेटा सबसे थिनेस्ट है। थिनेस्ट एपिथेलियम आपको कहाँ मिलेगी, स्क्वेमस एपिथेलियम। ये मैं एक और चीज़ ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, ये सरफेस व्यू है स्क्वेमस। आई होप आई एम एबल टू ड्रॉ। ये देखो, ये ब्लड वेसल का हमने सरफेस व्यू दिखाई दिया है, ब्लड कैपिलरीज का, सॉरी अभी बताते हैं क्यों। ओके, सो सिंपल एपिथेलियम मीन्स सिंगल लेयर ऑफ सेल रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। सारी की सारी सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होंगी। शेप के बेस पे सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में आपको याद रखना है सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम है, हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। जो फीचर हमने एपिथेलियम के बताए हैं वो यहाँ पर भी लागू हैं। ब्लड सप्लाई नहीं है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। सेल की शेप ध्यान रखनी है, क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक है, कोल्यूमिनार में कॉलम लाइक, टॉल पिलर लाइक सेल है। यहाँ पर सेल है पोलीहेड्रल फ्लैट सेल हैं विद इर्रेगुलर बाउंड्रीज। इस एपिथेलियम को अगर हम सरफेस से देखें, ये देखिए, तो ऐसे लगता है जैसे फ्लोर में टाइल्स लगी होती हैं। इसी तरीके से इस एपिथेलियम की अपीयरेंस है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे पेवमेंट एपिथेलियम, बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस लाइक फ्लैट टाइल्स, इसलिए हम कहेंगे पेवमेंट एपिथेलियम। इसकी इर्रेगुलर बाउंड्रीज हैं, अगर हम सरफेस व्यू से देखें तो इसमें इर्रेगुलर बाउंड्रीज हैं, इसीलिए इस एपिथेलियम को हम कहेंगे टेसिलेटेड एपिथेलियम। थिनेस्ट एपिथेलियम है। थिनेस्ट एपिथेलियम का मतलब जहाँ पर भी हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, कौन सी एपिथेलियम मिलेगी, थिनेस्ट एपिथेलियम, दैट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम्पल आपको लर्न करने, क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको बताया, हो सकता है कुछ स्लाइड में मैं भूल जाऊँ तो, लेकिन आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है। एल्वियोलाई ऑफ लंग, ब्लड वेसल्स, alveoli of the lung,
are involved in exchange of gases, so they are lined by simple squamous epithelium, और क्योंकि ये epithelium सबसे thin है तो exchange of gases fast speed से होगा। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सभी ब्लड वेसल्स में ल्यूमन की तरफ क्या प्रेजेंट है, एपिथीलियम। लेकिन अगर हम कैपिलरीज की बात करें, कैपिलरीज की वॉल में सिर्फ स्क्वेमस एपिथीलियम होती है। ये देखो, अगर हम ब्लड वेसल की बात करें तो उनमें 3 तरह की लेयर होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। अभी नहीं पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। कैपिलरीज की वॉल सिर्फ एक सेल थिक होती है और किसकी बनी होती है, स्क्वेमस एपिथीलियम की। वॉल ऑफ द ब्लड कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम, और इस स्पेशलाइज्ड स्क्वेमस एपिथीलियम को जो ब्लड कैपिलरीज में हम क्या कहेंगे, एंडोथीलियम। सो वर्ड आया एंडोथीलियम, पीछे हमने बताया मीजोथीलियम एंड एंडोथीलियम। एपिथीलियम है जो मीजोडर्म से अराइज्ड है, तो ब्लड वेसल्स की वॉल में जो एपिथीलियम है उसको क्या कहेंगे, एंडोथीलियम। याद रखना है, कई जगह हम इसको यूज करेंगे, रेस्पायरेशन में भी करेंगे, सर्कुलेशन में भी, कैपिलरी एंडोथीलियम। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए कौन सी एपिथीलियम है, स्क्वेमस एपिथीलियम। ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में जब सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होगा, फूड का, नाइट्रोजनस वेस्ट का, हॉर्मोन्स का, जो भी डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो ब्लड के थ्रू हमें मिलेंगे और बॉडी से ब्लड के थ्रू पास आउट होंगे, एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एट द लेवल ऑफ कैपिलरीज किसके थ्रू होगा, एंडोथीलियम। सो एंडोथीलियम इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। तो ये वर्ड भी आपको याद होना चाहिए, दिस वन। बाकी ये सारे पॉइंट्स तो ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं वो तो आपको लर्न होने चाहिए, ये वाले, ये सब याद होने चाहिए। थोड़े देर के लिए आप स्किप कर सकते हो कि पेरिटोनियम है, प्लूरा या पेरिकार्डियम। हालांकि नेम बुक में है कि प्लूरा जो है लंग के अराउंड प्रेजेंट होती हैं। हमारी लंग के बाहर जो मेम्ब्रेन है 2 प्रेजेंट है, 2 प्लूरा हैं, पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा। इसी तरह हार्ट के बाहर क्या प्रेजेंट है, पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम भी डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, पैराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। और दोनों प्लूरा के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है, और इसी तरह पेरिकार्डियम के बीच में भी क्या होता है, पेरिकार्डियल जो लेयर है उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये फ्लूइड लंग्स और हार्ट को मैकेनिकल शॉक से बचाएगा, राइट। सो इसके अलावा पेरिटोनियम हमने पीछे भी पढ़ा है। अगर सीलोम का कॉन्सेप्ट याद हो, जो अपनी बॉडी कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी है, दैट इज़ लाइंड बाय मीजोडर्मल लाइनिंग, तो उसको हम क्या कहेंगे, पेरिटोनियम। सो पेरिटोनियम में भी कौन से तरह की एपिथेलियम प्रेजेंट है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। बोमेंस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन याद रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी ब्लड का फिल्टरेशन होगा, और फिल्टरेशन के लिए एपिथेलियम कैसी होनी चाहिए, थिन। सो बोमेंस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन इज ऑल्सो हैविंग सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। याद रखेंगे, थिनेस्ट एपिथेलियम है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेज में इन्वॉल्व है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वो आपके ऊपर है बेटा, आप कितना लर्न कर सकते हैं। बाकी ये 2 एग्जाम्पल आपको हमेशा याद होने चाहिए, ब्लड वेसल्स एंड एल्वियोलाई ऑफ लंग। सो इन एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज दिस एपिथेलियम अलाउ डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेज। एंडोथीलियम हमने कहा, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल इज नोन एज एंडोथीलियम। मीजोथीलियम क्या है, प्लूरा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, इनके अंदर जो एपिथेलियम है उसको हम क्या कहेंगे, मीजोथीलियम। दे आर ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। अगेन इस चैप्टर में हम नए वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। बायोमोलिक्यूल टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनिमल टिश्यू। हालांकि यहाँ जो टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, यू विल कम अक्रॉस दीज टर्म्स इन एनिमल फिजियोलॉजी। सो कुछ याद नहीं होती हैं तो वहाँ हो जाएंगी। अब हम पढ़ रहे हैं मीजोथीलियम क्या है, उसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। ये देखो, ये बॉडी वॉल है, ये थोड़ा रफ स्केच में ड्रॉ कर रही हूँ, आप इसे समझिए। ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ड्रॉ करना मेरे लिए इससे थोड़ा, यस, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। एक कलर और चाहिए हमें, आई विल चूज
इज विजिबल क्लियरली, ये देखिए, यस यस बेटा, ये जो ग्रीन लाइन है दिस इज एक्चुअली पेरिटोनियल लाइनिंग, याद आया? स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल को हमने क्या कहा था? सीलोम। सो ये ग्रीन तो है पैराइटल पेरिटोनियम और ये वाली ग्रीन है विसरल पेरिटोनियम, राइट? ग्रीन तो है, बाहर तो है पैराइटल दोनों ही ग्रीन है, ये तो है पैराइटल पेरिटोनियम और ये है विसरल पेरिटोनियम। इन पेरिटोनियल लाइनिंग को ही हम क्या कह रहे हैं? इन पेरिटोनियल लाइनिंग में एक्चुअली क्या प्रेजेंट है? एपिथीलियम। कौन सी एपिथीलियम? सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम, साथ में थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू होगा। व्हाट इज पेरिटोनियम? मीजोथीलियम विद थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और मीजोथीलियम क्या है बेटा? सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम को ही हम क्या कह रहे हैं? मीजोथीलियम। कहाँ पर? अराउंड द लंग्स, प्लूरा, अराउंड द हार्ट्स, पेरिकार्डियल लेयर, एब्डोमिनल कैविटी में पेरिटोनियम। इसी तरह एलिमेंट्री कैनाल के बाहर, सबसे बाहर वाली लेयर, जैसे ये एलिमेंट्री कैनाल है, फर्स्ट स्लाइड में हमने एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम दिखाया था। तो एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर होती हैं। ल्यूमन की तरफ से देखें तो म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ये मैं कुछ पोर्शन ड्रॉ कर देती हूँ। सो ये 1 मिनट, यस, ऐसे आई थिंक चल जाएगा काम। ये देखिए, सबसे बाहर वाली लेयर को हम कह रहे हैं सिरोसा। अब ये सबसे बाहर वाली लेयर सिरोसा इज नथिंग बट विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम को ही हम क्या कह रहे हैं? सिरोसा। व्हाट इज सिरोसा? सिरोसा इज ऑल्सो हैविंग मीजोथीलियम विद थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो व्हाट इज मीजोथीलियम? एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। देखो फिर से देखेंगे हमने क्या कहा है। आसान सा है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, समझ आएगा तभी आपको याद हो पाएगा, अदरवाइज आप कभी लर्न नहीं कर पाएंगे। बॉडी वॉल में सबसे अंदर वाली लेयर है पेरिटोनियम। सभी ऑर्गन्स के बाहर, या एलिमेंट्री कैनाल जो है इसके बाहर जो लेयर है उसको हम कह रहे हैं विसरल पेरिटोनियम। हर ऑर्गन के बाहर और बॉडी वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है? पेरिटोनियम। तो जो बॉडी ऑर्गन्स के बाहर, विसरल ऑर्गन हम कहते हैं बॉडी ऑर्गन्स को, तो बॉडी ऑर्गन्स के बाहर जो एपिथीलियम उसको हम कह रहे हैं मीजोथीलियम। मीजोथीलियम इज द एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। लंग के बाहर जो लेयर है उसे हम कहेंगे प्लूरा। हार्ट के बाहर है पेरिकार्डियम और जो एब्डोमिनल कैविटी को लाइन करेगी उसको कहेंगे पेरिटोनियम। 2 पेरिटोनियम है, पैराइटल पेरिटोनियम एंड विसरल पेरिटोनियम। और जब ये पेरिटोनियम, सिरोसा, मीजोथीलियम, अब देखो पेरिटोनियम एंड सिरोसा दोनों का जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम है। सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की और किससे बनी हुई है? मीजोथीलियम विद थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। पेरिटोनियम में भी क्या है? मीजोथीलियम विद थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ध्यान रहे पेरिटोनियम एंड सिरोसा एक ही बात है। अगर हम कहें प्लूरा आर सिरस मेम्ब्रेन, यस प्लूरा सिरोसा हैं। देखो सिरोसा और सिरस मेम्ब्रेन कहाँ से वर्ड आया है? ये जो सिरोसा है दैट विल सिक्रीट सिरस फ्लूइड। यहाँ पर फ्लूइड, राइट। सो जैसे अगर हम लंग के बाहर की बात करें, लंग के बाहर प्लूरा है, लंग इज कवर्ड बाय 2 प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा, और दोनों प्लूरा के बीच में कैविटी होगी। अब देखो प्लूरा क्या है? प्लूरा में क्या प्रेजेंट होगा? मीजोथीलियम। अब मीजोथीलियम क्या सिक्रीट कर रही है? ए फ्लूइड,
जिसको हम कह रहे हैं सिरस फ्लूइड। और इस सिरस फ्लूइड का काम क्या होगा, ये एक लुब्रिकेंट का काम करेगा, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा जब रेस्पायरेशन के दौरान लंग का मूवमेंट होगा। इसी तरह हार्ट बीटिंग के दौरान, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हार्ट का साइज कम या ज़्यादा होगा, तो उस दौरान जो मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। सो जो मीजोथीलियम है, दिस इज मीजोथीलियम इज एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। सभी विसरल ऑर्गन के बाहर जो एपिथीलियम है उसको क्या कहेंगे, मीजोथीलियम। और मीजोथीलियम क्या है एक्चुअली, सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। अब आपको याद क्या करना है, आपको याद रखना है मीजोथीलियम इज सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। दूसरा, मीजोथीलियम इज एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। ये जो लाइन है स्ट्रेट हमने बुक से ली है, ये मत समझना कि एक्स्ट्रा है। ये देखो, याद रखना है मीजोथीलियम इज एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। और मीजोथीलियम कहाँ प्रेजेंट है, ये देखो यहाँ, ये जो है सिरोसा, सिरोसा के अंदर क्या प्रेजेंट है, मीजोथीलियम। एंड व्हाट इज सिरोसा, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को हम क्या कहेंगे, सिरोसा। एंड दिस इज हैविंग मीजोथीलियम विथ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। पेरिटोनियम, ये भी हमने पढ़ा है, पेरिटोनियम इज लाइनिंग ऑफ द सीलोम। पैराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, ये वर्ड भी आपको पढ़ने हैं। लंग के बाहर है प्लूरा और हार्ट के बाहर है pericardium. So that's all about simple squamous epithelium. Simple cuboidal epithelium means single layer of cube-like cell resting on basement membrane. Example important है यहाँ पर, this is present in tubular part of nephrons in kidney. अब tubular part क्या होते हैं, अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन में ये बोमेन कैप्सूल है और उसके बाद ये पीसीटी है, देन बेटा लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे डायग्राम हमारे थोड़े रफ ही चलेंगे, उसके बाद डीसीटी है। तो मेनली आपको कहाँ मिलेगी ये, पीसीटी में, डीसीटी में, पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में कौन सी एपिथीलियम प्रेजेंट है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। अगर हम पीसीटी की बात करें, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो इस एपिथीलियम की खास बात क्या है कि इस एपिथीलियम में बहुत सारी माइक्रोविलाई होती हैं। अब हमारे पास नया वर्ड है माइक्रोविलाई। ये बेटा एक सेल है, इस सेल में ये जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ हैं उनको हम कहेंगे माइक्रोविलाई। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए विलाई के साथ, विलाई को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे जब हम कॉल्यूमनार एपिथेलियम पढ़ेंगे। सो ये जो सेल है माइक्रोविलाई आर सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ को हम क्या कहेंगे, माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई की वजह से ये जो सेल है उसमें ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस होगा। ये भी हम टूथब्रश की तरह कंपेयर कर सकते हैं कि जो अपना टूथब्रश का आगे वाला पार्ट है वो एक सेल है और उसके जो ब्रिसल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है और उन एक्सटेंशन को हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोविलाई। सो पीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन इज लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हमने इसको ब्रश बॉर्डर्ड क्यों कहा, बिकॉज इसमें बहुत सारी क्या हैं, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई का सिग्निफिकेंस क्या होगा कि इससे जो सरफेस एरिया है एपिथेलियल सेल का, सेल मेम्ब्रेन का, वो ज़्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो फास्ट होगा, सिक्रीशन का प्रोसेस है वो भी फास्ट होगा। एब्जॉर्ब का मतलब, अब हम यहाँ पर दो वर्ड पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये एलिमेंट्री कैनाल में भी यूज होंगे और यहाँ पर भी। अगर हम पीसीटी की बात करें तो जो ये फिल्ट्रेट है यहाँ पर बना है, जब ये फिल्ट्रेट यहाँ से पास होगा, यूजफुल सब्सटेंस यहाँ फिल्ट्रेट से कहाँ चले जाएंगे, ये सेल्स ले लेंगी जो सेल पीसीटी को लाइन करेंगे। देखो पीसीटी भी होलो है और यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होंगी, एपिथेलियम। ये देखो, और इस एपिथेलियम में यहाँ पर क्या है, माइक्रोविलाई। तो ज़्यादा माइक्रोविलाई होने की वजह से सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा, और एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा।
सिक्रीशन का मतलब होता है रिलीज करना सर्टेन सब्सटेंसेस। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, मान लीजिए आप इसे एलिमेंट्री कैनाल माने, तो ये जो सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड का या इंटेस्टाइनल ग्लैंड का काम करेंगी और क्या रिलीज करेंगी, डाइजेस्टिव जूस। तो इस प्रोसेस को कहेंगे सिक्रीशन, रिलीज सर्टेन सब्सटेंसेस। तो इसी तरह पीसीटी के अंदर दोनों प्रोसेस होते हैं, वन इज एब्जॉर्प्शन, वन इज सिक्रीशन। ज़्यादा डिटेल में आप एक्सक्रीशन में जान पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखेंगे कि जो पीसीटी है नेफ्रॉन में कौन सी एपिथेलियम है, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ब्रश बॉर्डर्ड का मतलब है बहुत सारी माइक्रोविलाई। ये पॉइंट भी याद रखना है कि जो माइक्रोविलाई है उसका काम होगा सरफेस एरिया को बढ़ाना, ताकि जो भी प्रोसेस उस सरफेस के थ्रू हो रहा है उस प्रोसेस की रेट बढ़ जाए। एग्जाम्पल क्या होंगे, डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स, ये आपको लर्न करना है, जैसे पैनक्रिएटिक डक्ट्स के अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड में, इसे आप स्किप कर सकते हैं, बट आपको लर्न रखना है ये वाला पॉइंट, डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर। बुक के अंदर ये दो वर्ड है, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, दूसरा है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। इसके अलावा जर्मिनल एपिथेलियम, ओवरी जो है दैट इज लाइंड बाय एपिथेलियम विच इज नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। तो ओवरी के अंदर भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिस जो है दैट इज हैविंग डिफरेंट नॉट डिफरेंट सो मैनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल में भी क्या प्रेजेंट है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये आपके अपने विषय, याद करना चाहो कर सकते हो, यू कैन स्किप इट। फंक्शन अच्छे से याद होने चाहिए। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम क्या होगा, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। बेटा स्क्वेमस का काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ फूड, नाइट्रोजनस वेस्ट। इसी तरह सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम क्या होगा, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो इट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियम, सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियम एज द नेम इंडिकेट, यहाँ पर मिलेंगी। वो जो ब्रिक वाला एग्जाम्पल दिया था वो माइंड में रखना है। टॉल पिलर लाइक सेल्स होती हैं और उनका फीचर क्या होता है, यहाँ डायग्राम बिल्कुल सही है। देखो टॉल पिलर लाइक सेल है हैविंग न्यूक्लियस एट द बेस, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कॉल्यूमिनार एपिथेलियम मिलेगी स्टमक में, इंटेस्टाइन में, गाल ब्लैडर में। इंटेस्टाइन के अंदर फ्री सरफेस में क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोविलाई, एंड अगेन इट इज इन्वॉल्व इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब विलाई को समझेंगे, हाउ विलाई एंड माइक्रोविलाई आर डिफरेंट। देखो डायग्राम भी बहुत अच्छे से यहाँ पर इन्होंने शो किया हुआ है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, यस बेटा दिस वन, ये जो सेलुलर शो की है, दिस इज एक्चुअली इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। ये ल्यूमन है, ल्यूमन को फेस कौन करेगा, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। अब इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स हैं उन्हें तो हम कहेंगे माइक्रोविलाई। आपको याद रखना है माइक्रोविलाई इज एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, जबकि विलाई किसका एक्सटेंशन है, वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जैसे अगर हम बात करें, ये एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है, रुको दूसरा कलर लेना पड़ेगा हमें। मान लीजिए ये एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है और एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स आर देयर। यस, अब दिमाग में आया कि कलर कौन सा लें, डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स आर, यस ये चल जाएगा हमारा। अब हम देखते हैं, ये लेयर है एलिमेंट्री कैनाल में, डिफरेंट 4 तरह की लेयर हैं। सबसे पीछे हमने बताया था कि सबसे बाहर होगी सिरोसा, देन मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। अब हम बेटा उन 4 को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये 4 लेयर, ठीक है। ये सपोज ये 4 लेयर ऐसे हैं, ये बीच में थोड़ा स्पेस रखना पड़ रहा है क्योंकि अदरवाइज तो फिर चारों एक ही दिखाई देंगी। अब देखो हाउ विलाई आर प्रोड्यूस्ड, सबसे लास्ट वाली को ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो 4th लेयर है, लेयर खुद विलाई की फॉर्म में, फिंगर लाइक प्रोसेस की फॉर्म में लेयर क्या हो गई है, एक्सटेंड। ये बाकी लेयर है,
ये देखो 4 लेयर हैं। सिरोसा, ये भी आपको डाइजेशन में पढ़ना है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। म्यूकोजा लेयर का, अब देखो म्यूकोजा में कई तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं, जबकि माइक्रोविल्लाई एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ है, जबकि विल्लाई किसकी आउटग्रोथ है? म्यूकोजा की। फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ म्यूकोजा। अब एक विल्लाई के अंदर ये जो बाहर प्रेजेंट है वो तो एपिथेलियल टिश्यू है, इसके अलावा विल्लाई में ब्लड वेसल्स भी होंगी, लिम्फेटिक वेसल्स भी होंगी, नर्व्स भी होंगी। इसका मतलब और यहाँ बहुत सारा कनेक्टिव टिश्यू भी होगा। देखो ब्लड है, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, नर्व है, नर्वस टिश्यू भी हो गया। सो म्यूकोजा इज हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। नर्वस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है। सो व्हाट इज विल्लाई? विल्लाई इज फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ म्यूकोजा, जबकि माइक्रोविल्लाई क्या है? फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल विच लाइन द विल्लाई। देखो क्या कहा हमने, विल्लाई को लाइन करने के लिए क्या है? ये विल्लाई को लाइन करने के लिए क्या है? इंटेस्टाइनल एपिथेलियम की कौन से टाइप की है? सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम। इस सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम में सेल्स बाहर की तरफ दे आर हैविंग फिंगर लाइक एक्सटेंशन, उनको हम क्या कहेंगे? माइक्रोविलाई। आगे हम पढ़ेंगे स्टमक और इंटेस्टाइन में ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब बीच बीच में जो कुछ सेल्स हैं वो किसका काम करेंगे? ग्लैंड्स का काम करेंगे, एंड दे विल प्रोड्यूस पर्टिकुलर टाइप ऑफ secretion. So I hope the word is clear. Villi is finger like extension of mucosa layer of the intestine, जबकि माइक्रोविल्लाई क्या है? फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो आपको माइक्रोविल्लाई कई जगह मिलेंगी, ये आपको किडनी में पीसीटी के अंदर हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट है। सो माइक्रोविल्लाई का काम क्या होगा? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, और अगेन ये एपिथेलियम भी किस में इन्वॉल्व है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। सूडो स्ट्रेटिफाइड, एज द नेम इंडिकेट, सेल है तो सिंगल, लेकिन दिखाई कैसी दे रही है? डबल। कैसे? जैसे देखो ये न्यूक्लियस इधर दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियस इधर, सारी की सारी जो सेल्स हैं दे आर इन कांटेक्ट विद बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखो ये सेल छोटी हैं, कुछ सेल्स सरफेस तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए ये हमें डबल लेयर्ड या मल्टी लेयर्ड दिखाई देती है, बट एक्चुअल में कैसी है? सिंगल लेयर्ड। सो व्हाट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम? एपिथेलियम विच इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल बट अपीयर मल्टी लेयर्ड, बिकॉज सम सेल्स आर स्मॉल इन साइज एंड आर नॉट एबल टू रीच अप टू टॉप। कहाँ मिलेगा? इनर लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया, लार्जर ब्रोंकियोल्स। आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट द पार्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है ब्रोंकियोल। ट्रैकिया के ब्रांच को कहेंगे ब्रोंकाई, ब्रोंकाई की ब्रांच को कहेंगे ब्रोंकियोल। एपिडिडिमस, एपिडिडिमस इज ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ मूविंग ऑन टू सिलिएटेड एपिथेलियम, कुबॉइडल और कोल्यूमनार एपिथेलियम जो फ्री सरफेस है मे हैव सीलिया। यहाँ पे हमने कोल्यूमनार एपिथेलियम को दिखाया है सिलिएटेड, अदरवाइज कुबॉइडल एपिथेलियम भी हो सकती है, स्क्वेमस में नहीं होगा। कुबॉइडल और कोल्यूमनार एपिथेलियम अगर सीलिया प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है? मेनली 2 एग्जाम्पल आपको लर्न रखने हैं। वन इज, ये दोनों एग्जाम्पल नीट एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं, ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिलिएटेड एपिथेलियम ऐसे ट्रैकिया में भी होती है, ब्रोंकाई में भी होती है, ब्रोंकियोल्स में भी होती है, लैरिंग्स में भी होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी आप याद कर सकते हो। फैलोपियन ट्यूब आर पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओविडक्ट भी हम इन्हें कहते हैं, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी। सो अगर एपिथेलियम में सीलिया प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। कहाँ मिलेगी? ब्रोंकियोल्स में, फैलोपियन ट्यूब्स में, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में वेंट्रिकल किसे कहते हैं? एक ही वर्ड बताएंगे फिलहाल। ब्रेन में जो फ्लूइड फिल्ड चैम्बर है, कौन सा फ्लूइड होता है ब्रेन में? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ब्रेन के चैम्बर्स को हम क्या कहेंगे? वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन दे आर ऑल्सो लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड की जो कैनाल है,
स्पाइनल कॉर्ड होलो होता है, स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी को हम कहेंगे सेंट्रल कैनाल। दिस सेंट्रल कैनाल इज ऑल्सो लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। जैसे इंटेस्टाइन में कोल्यूमनार एपिथेलियम, इस तरह स्पाइनल कॉर्ड में क्या प्रेजेंट है, सिलिएटेड एपिथेलियम। लैरिंग्स हमारा साउंड बॉक्स है, वॉइस बॉक्स है, विच इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। सो सिलिएटेड एपिथेलियम, अब इसका फंक्शन क्या है, देखो सिलिएटेड एपिथेलियम का काम होगा ब्रोंकियोल्स के अंदर जो सीलिया हैं वो स्वाइप करेंगे। जैसे घर में हम झाड़ू से क्लीनिंग करते हैं, इसी टूथब्रश की हेल्प से हम टीथ की क्लीनिंग करते हैं, इसी तरह जो सीलिया हैं वो पाथ को ब्रोंकियोल्स और ट्रैकिया और अगर ब्रोंकाई में जो सीलिया प्रेजेंट हैं दे विल क्लीन रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट। जो भी म्यूकस है, जैसे म्यूकस लगातार प्रोड्यूस होता है वहाँ पर थिन लेयर ऑफ म्यूकस इज देयर, किस लिए है, क्योंकि म्यूकस एंटीसेप्टिक है। म्यूकस जो है वो एंटी माइक्रोबियल है, म्यूकस के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए IgA एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है म्यूकस में। म्यूकस स्लाइमी सब्सटेंस है, चिपचिपा है, तो अगर एयर के थ्रू माइक्रोब्स या डस्ट की एंट्री होती है तो म्यूकस उन्हें एंट्रैप कर लेता है। तो अब वो जो म्यूकस है वो लगातार अगर इकट्ठा होता रहेगा तो धीरे धीरे रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक हो जाएंगे। जैसे आपने कोल्ड में देखा होगा, कोल्ड में क्या होता है, म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो वी फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। जो पूरे नोज़ के जो ट्रैक्ट्स हमारे रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स हैं वो म्यूकस से भर जाते हैं, तो हमें बार बार अपना नोज़ क्लीन करने की ज़रूरत भी होती है। या फिर जैसे कई बार आप किसी डस्टी पार्ट में चले जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं है या धूल मिट्टी है तो एकदम से छींकें आने लगती हैं, तो वो भी एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन करने का। लेकिन नॉर्मल केस में क्या होता है, सीलिया ये काम अच्छे से करते रहते हैं। नॉलेज जो है रिलेटिंग विद लाइफस्टाइल, जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं उनमें क्या होता है कि जो सीलिया हैं वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सीलिया को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो सीलिया जो हैं वो धीरे धीरे नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। और यही वजह है कि जो सिगरेट का स्मोक है वो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में ज़्यादा एंटर करेगा और उससे उनकी जो लंग्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज हो जाती हैं, जैसे एम्फाइसीमा है, लेटर ऑन रेस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। सो सिलिएटेड एपिथेलियम का ब्रोंकियोल्स में क्या काम है, मूवमेंट ऑफ म्यूकस टुवार्ड्स द फेरिंग्स टू क्लीन द रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट। और फेलोपियन ट्यूब में ये जो सीलिया हैं वो कुछ हद तक ओवा की मूवमेंट को फैसिलिटेट करेंगे। कुछ हद तक क्यों कहा हमने, बेसिकली जो ओवा का मूवमेंट है वो पेरिस्टेल्सिस की वजह से होता है। पेरिस्टेल्सिस वर्ड का मीनिंग होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस ड्यू टू मस्कुलर एक्टिविटी। जैसे अगर हम एलिमेंट्री कैनाल में देखें, मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल को हम क्या कहेंगे, पेरिस्टेल्सिस। तो ओवा का मूवमेंट जो फेलोपियन ट्यूब है वो पेरिस्टेल्सिस की वजह से होता है, लेकिन सीलिया भी उसमें सपोर्ट करेंगे। सो दिस इज सिलिएटेड एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, द एपिथेलियम विच इज हैविंग ग्लैंड्स लाइक एक्टिविटी। ग्लैंड्स मीन्स द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विच सिक्रीट सम सिक्रीशंस, उसको कहेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में ग्लैंड्स जो हैं वो दो तरह की हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। इफ ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल उन्हें हम कहेंगे यूनिसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल। गॉबलेट नाम हमने इसलिए दिया है कि जो इनकी शेप है वो गॉबलेट के जैसी होती है। दीज गॉबलेट सेल सिक्रीट म्यूकस, और गॉबलेट सेल एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग में प्रेजेंट है जो म्यूकस सिक्रीट करेगी, और यहाँ म्यूकस के बहुत सारे काम हैं। फूड पार्टिकल को आपस में अडेयर करना, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करना फूड का, और एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग को डाइजेस्टिव एंजाइम के अटैक से प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा म्यूकस एंटीसेप्टिक भी है। म्यूकस में जो है एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस होते हैं, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं। म्यूकस स्लाइमी है, स्लाइमी का मतलब चिपचिपा, जिससे डस्ट पार्टिकल और माइक्रोब्स अटैच हो जाते हैं। जैसे रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी म्यूकस प्रेजेंट है। यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आर ऑल्सो हैविंग गॉबलेट सेल विच सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस। तो म्यूकस एक डिफेंस मीडियम, डिफेंस जो है स्ट्रेटजी है। म्यूकस जो है हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि कुछ तो माइक्रोब्स उसमें एंट्रैप हो जाते हैं, कुछ इनएक्टिवेट हो जाते हैं। म्यूकस इज हैविंग
एंटीबॉडीज ऑल्सो, IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है म्यूकस में। सो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स का एग्जांपल है गॉबलेट सेल। मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ग्लैंड्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर नोन एज मल्टी सेलुलर ग्लैंड। एक और क्राइटेरिया के बेस पे हम ग्लैंड्स को क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रेशन। सिक्रेशन डक्ट के थ्रू जाते हैं टारगेट ऑर्गन तक, टारगेट ऑर्गन तक बात कर रहे हैं हम कि टारगेट ऑर्गन तक सिक्रेशन डक्ट्स के थ्रू जाएंगे या ब्लड के थ्रू जाएंगे। दो तरह की होती हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर हैविंग डक्ट्स, देयर सिक्रेशंस आर रिलीज्ड बाय डक्ट्स। अब डक्ट की लेंथ की लिमिटेशन है, इसलिए जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है टारगेट ऑर्गन के पास सिचुएटेड होती है। टारगेट ऑर्गन मतलब जहां पर उनको वर्क करना है। सम ऑफ द सिक्रेशंस ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर सलाइवा, सलाइवा सिक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स में डक्ट प्रेजेंट होती हैं विच ओपन इनटू बक्कल कैविटी एंड जो ग्लैंड्स होती हैं दे आर जस्ट प्रेजेंट आउटसाइड द बक्कल कैविटी और क्या रिलीज करेंगी, सलाइवा इन द बक्कल कैविटी। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स स्टमक में हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, क्रिप्स ऑफ लीबर कोने, ब्रूनर्स ग्लैंड आर नेम ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। आगे हम डाइजेशन में पढ़ेंगे तो इनके सिक्रेशन को क्या कहेंगे, एंजाइम। स्वेट ग्लैंड स्किन में प्रेजेंट है, सुडोरीफेरस इनका दूसरा नाम है। क्या सिक्रीट करती हैं, स्वेट, जो डक्ट्स के थ्रू स्किन पे जो पोर्स हैं उनके ओपन होंगे और वहाँ से वो बाहर आ जाता है। इसी तरह स्किन में सीबेसियस ग्लैंड है, इट विल सिक्रीट सीबम और ऑयल। सेरुमिनस ग्लैंड ईयर में होती है, इट इज़ ए मोडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड और इसके सिक्रेशन को हम कहेंगे सेरुमन और ईयर वैक्स। मिल्क, मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड जो है अगेन मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, सिक्रीशन को कहेंगे मिल्क। लैक्रीमल ग्लैंड, लैक्रीमल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द आई ऑर्बिट, अबाउ द आई प्रेजेंट होती है और इनके सिक्रीशन को कहेंगे टीयर। टीयर वाटरी सिक्रीशन है जो आई को मॉइस्ट रखता है। इसके अलावा टीयर में लाइसोजाइम प्रेजेंट होगा। लाइसोजाइम अगर याद हो तो हमने पहले भी पढ़ा है पेप्टिडोग्लाइकन में। लाइसोजाइम इज एंटीबैक्टीरियल, हाइड्रोलाइज बैक्टीरिया एंड कीप आवर आई प्रोटेक्टेड फ्रॉम बैक्टीरिया। So that's all about exocrine glands. Endocrine glands, secretions are directly released into fluid bathing the gland, because इन glands में duct नहीं है तो जो secretion है वो gland से कहाँ diffuse होंगे, blood में, और blood के थ्रू वो कहाँ जाएंगे, target organ। क्योंकि ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है इसलिए ये ग्लैंड्स जरूरी नहीं है कि अपने टारगेट ऑर्गन के पास हो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है अपना लास्ट चैप्टर है +1 बायोलॉजी का। नेम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर, 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। थायराइड नेक रीजन में है, पैराथायराइड अगेन थायराइड पे है, नेक रीजन में है, थाइमस चेस्ट रीजन में है, पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी तीनों हेड रीजन में है। पेनक्रियाज जो है स्टमक के नीचे प्रेजेंट होती है। एड्रिनल इज प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ किडनी। अलग अलग ग्लैंड्स के अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स हैं। सो सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नोन एज hormones. Ductless gland secretions are directly released into blood और blood के थ्रू वो कहाँ जाएंगे, टारगेट ऑर्गन के पास। One more criteria for classifying this glands on the basis of release of secretion, how they release the secretions. First one is यहाँ से हम वर्ड शुरू करेंगे एपो, एपोक्राइन, ए फॉर एपिकल, ऐसे याद रखना है। एच होलो, होलो का मतलब होता है कंप्लीट, होलो एंजाइम, होलो मीन्स कंप्लीट, होलो ब्लास्टिक क्लीवेज, होलो मीन्स कंप्लीट। ए फॉर एपिकल, तो यहाँ से देखो एपोक्राइन में सिक्रीशंस जो हैं वो एपिकल पार्ट में कलेक्ट हो जाते हैं और यहाँ से जो एपिकल पार्ट है वो पिंच ऑफ होके मटेरियल को रिलीज कर देता है। सो दिस इज एपोक्राइन ग्लैंड। तो ये एग्जांपल रहेगा मेमरी ग्लैंड का। जैसे अगर आप मेमरी ग्लैंड देखें तो मिल्क जो है वो यहाँ अकुमुलेट होगा एंड दिस पार्ट इज लॉस्ट। पिंच ऑफ जो है, जो सेल का जो पोर्शन है वो पिंच ऑफ होकर सिक्रीशन को रिलीज करेगा। एपोक्राइन सिक्रीशन गॉट कलेक्टेड इन एपिकल पार्ट एंड इज पिंच्ड ऑफ। होलोक्राइन का मतलब पूरी की पूरी जो सेल है वो ही डेथ हो जाएगी उसकी एंड सिक्रीशंस आर रिलीज। दिस इज होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल रहेगा सीबेसियस ग्लैंड। इसके बाद मीरोक्राइन ग्लैंड। मीरोक्राइन ग्लैंड में अब आप इसको कोरिलेट करके लर्न कर सकते हैं। एपो में एपिकल पार्ट गया, एपो मतलब एपिकल, होलो मतलब सारा, कौन बच गया, मीरो मतलब कुछ भी नहीं गया। समथिंग इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट।
सो यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस है, जो सिक्रेशंस है दे आर रिलीज्ड, और एग्जाम्पल रहेगा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स रिलीज करेगी उसमें कौन सी सिक्रीशन होगा, मीरोक्राइन सिक्रीशन। Moving on to second type of epithelium, compound epithelium. Compound epithelium means many layered. Many layered epithelium is known as compound epithelium. ये epithelium thick होगी, इसका रोल एक्सचेंज में, सिक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में बहुत कम होगा। मेन रोल इसका होगा प्रोटेक्शन में। दूसरा, जहाँ पर सेल्स की वियरिंग टीयरिंग है उनको रिप्लेस करना, मैकेनिकल और जो केमिकल स्ट्रेस है उससे सेल्स को प्रोटेक्ट करना और मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना। सो कंपाउंड एपिथेलियम दो तरह की हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल। अगर 3 से 4 लेयर हैं तो उसको कहेंगे ट्रांजिशनल लेयर, और अगर 4 से ज़्यादा हैं तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड लेयर। सिर्फ सबसे नीचे वाली लेयर ही बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रहेगी, और सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसी में फ्री सरफेस होगा। ये आई थिंक आप इजीली समझ सकते हैं। सबसे नीचे वाली लेयर ही बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रहेगी, और सबसे ऊपर वाली जो सरफेस लेयर है वो फ्री सरफेस होगा। ट्रांजिशनल एपिथेलियम आपको मिलेगी यूरिनरी ब्लैडर में एंड यूरेटर में। और इस एपिथेलियम की खास बात क्या होता है कि यहाँ वियरिंग टीयरिंग नहीं है, यहाँ पर जो लेयर का नंबर है वो फिक्स है और सेल स्लोड ऑफ भी नहीं होंगी, बट इसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की एबिलिटी है। पासिंग आउट ऑफ यूरिन के दौरान दिस एपिथेलियम इज हैविंग एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। सो ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मैनी लेयर ऑफ सेल है, जैसा कि हमने पहले बताया। कहाँ मिलेंगी, जहाँ बियरिंग टीयरिंग ऑफ सेल्स है, सेल्स की लगातार डैमेजिंग हो रही है, जैसे अपनी स्किन में देखें या बक्कल कैविटी में देखें, वहाँ पर भी बार बार फ्रिक्शन की वजह से सेल्स आर कॉन्टिन्यूसली डैमेज्ड एंड रिप्लेस्ड। मेन रोल रहेगा प्रोटेक्शन में, लिमिटेड रोल है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। कहाँ मिलेगा, बक्कल कैविटी में, फेरिंग्स में, स्किन में, इसके अलावा इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रिएटिक डक्ट्स में भी मिलेगा। सो दिस इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। बाद अब इसका मेन देखें कि जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ये हमने पीछे एक वर्ड पढ़ा था रेप्टाइल्स में, अगर आपको याद हो, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में एक वर्ड हमने यूज़ किया था कॉर्निफाइड स्किन, उसी को हम जस्ट रिपीट कर रहे हैं। ये देखिए, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है जहाँ पर जो सरफेस लेयर है that is having dead cells. These cells are having protein, याद आया, केराटिन। डेड सेल्स हैं, केराटिन प्रोटीन है, इस लेयर को हम कहेंगे स्ट्रेटम कोर्नियम। अगर हमसे पूछा जाए कि क्या हमारी बॉडी में डेड सेल्स हैं भैया, बहुत ज़्यादा हैं। स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और हमारी स्किन में सबसे ऊपर डेड लेयर ऑफ सेल्स जो हैं, जो सेल्स की लेयर है वो डेड है, और उस लेयर को क्या कहते हैं, स्ट्रेटम कोर्नियम। और हर रोज़ लाखों करोड़ों सेल वियर एंड टीयर होती रहती हैं, स्ट्रेटम कोर्नियम। अब जब सेल यहाँ से डैमेज होंगी, क्यों, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है, फ्रिक्शन की वजह से लगातार सेल यहाँ से स्क्रैप होती रहती हैं। अब होगा क्या कि ये जो नीचे वाली लेयर है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, स्ट्रेटम बेसेल, दिस लेयर इज हैविंग एबिलिटी टू डिवाइड, और ये लेयर लगातार डिवाइड करती रहेगी और सेल्स ऊपर की तरफ ऐड होंगी। जैसे जैसे सेल ऊपर की तरफ जाएंगी दे विल गोट फ्लैटनड, फ्लैटनिंग होगा, धीरे धीरे इनमें डिहाइड्रेशन होगा, श्रिंक करेंगी और केराटिन का डिपोजिशन होगा एंड दे ऑलमोस्ट बिकम डेड। सो सरफेस लेयर इज मेड अप ऑफ डेड सेल। आपको पीछे की बीच की लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि सबसे जो नीचे वाली लेयर है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, दैट इज हैविंग एबिलिटी टू डिवाइड।
क्योंकि जब लगातार सेल लॉस्ट हो रही हैं तो ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं से सेल क्या होनी चाहिए, वापस ऐड भी होती रहनी चाहिए। तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में क्या हो रहा है, जो डिवीज़न है और कॉन्टीन्यूअस जो रिन्यूअल है सेल्स का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रेटम कोर्नियम आउटर मोस्ट लेयर है, डेड सेल्स की बनी है, पिगमेंट मेलानिन है, जैसे अगर हम अपनी स्किन की बात करें तो प्रोटीन केराटिन है। अब केराटिनाइज्ड एपिथेलियम दो तरह की है। अगर सरफेस लेयर डेड सेल की बनी है तो उसे हम कहेंगे केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्क्वेमस वर्ड का मीनिंग अभी बताएंगे। अगर सरफेस लेयर डेड सेल्स की बनी है तो हम कहेंगे केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। लेकिन अगर केराटिन की डिपोजिशन नहीं है, सरफेस पे भी लिविंग सेल हैं, तो उसको कहेंगे नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब स्क्वेमस वर्ड का मीनिंग क्या है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सबसे टॉप लेयर में कौन सी सेल है उनके बेस पे तीन तरह की है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटा का मतलब है मैनी लेयर और स्क्वेमस का मतलब सरफेस लेयर में कैसी सेल्स हैं, स्क्वेमस। स्ट्रेटिफाइड कुबोइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कुबोइडल एपिथेलियम का मतलब है सरफेस लेयर इज हैविंग क्यूब लाइक सेल, सरफेस लेयर इज हैविंग क्यूब लाइक सेल, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड कुबोइडल एपिथेलियम। और अगर कॉल्यूमनार एपिथेलियम है तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनार एपिथेलियम। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम दो तरह की है, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। अगर हम अपनी स्किन की बात करें तो हमारी स्किन में कौन सी एपिथेलियम है, दिस वन, ये जो एपिथेलियम ये वाली, दिस वन इज प्रेजेंट इन स्किन, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। लेकिन अगर ये बात करें तो ये आपको कहाँ मिलेगी, बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स में। तो बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स में नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, जबकि आपको स्किन में क्या मिलेगी, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अंडरस्टैंड करके लर्न करना है। केराटिनाइज्ड डिपोजिशन ऑफ केराटिन मतलब डेड सेल्स हैं, स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टी लेयर्ड है, स्क्वेमस एपिथेलियम मीन्स टॉप लेयर इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। Now in last we will discuss cell junctions. As the name indicate, how the two cells are connected or attached, that is cell junctions. Cell junctions are predominantly found in epithelial tissue. Almost all epithelial cells are having one or more type of cell junctions. ऐसा नहीं है कि सेल जंक्शन सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में ही होंगे, मस्कुलर टिश्यू में भी प्रेजेंट हैं, लेकिन एपिथेलियल टिश्यू में प्रिडोमिनेंटली प्रेजेंट होंगे। तीन तरह के जो है सेल जंक्शंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट इज टाइट जंक्शन। एज द नेम इंडिकेट, टाइट जंक्शन, ये जंक्शन क्या होगा, एक नेक्स्ट हमने एक डायग्राम की स्लाइड आगे ली है, उससे और क्लियरली आप समझ पाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स की फ्यूज हो जाती है, टाइटली फ्यूज हो जाती है, और ये जंक्शन दो सेल को आपस में अटैच रखने में हेल्प करेंगे और लीकीनेस ऑफ सब्सटेंस को प्रिवेंट करेंगे। कोई भी मटेरियल एक सेल से दूसरी सेल में नहीं जा सकता। देखिए अपनी सरफेस, अपनी स्किन में जो सरफेस लेयर है वो डेड सेल्स की बनी है, लेकिन नीचे तो सेल्स हैं जो लिविंग सेल्स हैं, वो भी आपस में एक दूसरे के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ जंक्शन से जुड़ी हुई हैं। तो टाइट जंक्शन का काम है सेल्स को आपस में होल अटैच करके रखना। दूसरा, सब्सटेंस के मूवमेंट को इनहिबिट करना। गैप जंक्शन, एज द नेम इंडिकेट, दोनों सेल के बीच में सम गैप इज देयर, सेल मेम्ब्रेन में सम पोर इज देयर, जिसकी वजह से जो आयंस हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, समटाइम्स जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, दे कैन इजीली पास थ्रू द मेम्ब्रेन। तो गैप जंक्शंस का काम क्या होगा, अलाउ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन AIPMT में आया है। अडेयरिंग जंक्शन, जैसा कि नाम है, अडेयर का मतलब जोड़ना, अटैच करना, ये जंक्शंस भी नेबरिंग सेल्स को आपस में अटैच करके रखेंगे। और अडेयरिंग जंक्शंस कई तरह के हैं, ये देखिए टाइट जंक्शंस, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल और ये तीन है। डायग्राम में आपको तीन सेल दिखाई दे रही हैं, दोनों सेल की सेल मेम्ब्रेन कुछ पॉइंट्स पर अटैच हो गई है, तो इसको कहेंगे टाइट जंक्शन। ये अडहेरिंग जंक्शन है। विद द हेल्प ऑफ एक्टिन प्रोटीन
दोनों सेल एक दूसरे के साथ क्या हो गई हैं, अटैच हो गई हैं। डेस्मोसोम, डेस्मोसोम भी एक तरह के एडेरिंग जंक्शन है जहां पर जो दोनों सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो गई है। इंटरेस्टिंग टू नोट, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे हमेशा क्या प्रेजेंट होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये देखो, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ एपिथेलियल टिश्यू को ज्वाइन करने के लिए हेमीडेस्मोसोम्स है। ये डेस्मोसोम्स है, ये डेस्मोसोम्स में ये ब्लू कलर के टोनोफाइब्रिल्स हैं, ये जो हैं ये देखो, ये अल्टरनेटिंग यहाँ पर सीलिंग स्ट्रैंड्स हैं जो इनको आपस में अटैच करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये तो डेस्मोसोम है, और ये एक साइड का डेस्मोसोम है, इसको कहेंगे हेमीडेस्मोसोम, जो एपिथेलियल को किससे अटैच कर रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। गैप जंक्शंस, गैप जंक्शंस क्या हैं, जिससे मटेरियल का जो मूवमेंट है वो पॉसिबल है। सेल मेम्ब्रेन आई होप आप लोग पढ़ चुके हैं, आप समझने की कोशिश करें कि गैप जंक्शंस कैसे क्रिएट होंगे। मान लीजिए एक सेल की मेम्ब्रेन में सम गैप इज देयर, ये जो प्रोटीन है, कनेक्शन प्रोटीन होते हैं एक्चुअली गैप जंक्शंस में। सो एक 6 कनेक्शन प्रोटीन से मिलकर एक गैप जंक्शन बनता है। कुछ इस तरीके का है, जैसे कोशिश करते हैं, ये एक सरफेस व्यू देखो, ये लिपिड वगैरह है और साइड में वाइट पोर्शन हमारा लिपिड है। सरफेस व्यू में बेटा ये आपको 6 कनेक्शन में ड्रॉ कर रही हूँ सर्कल में। एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर से आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, 6 कनेक्शन है और बीच में ये क्या है, ये जहाँ पे मैंने मार्कर रखा है ये है पोर। अगर एक सेल मेम्ब्रेन का पोर दूसरी सेल मेम्ब्रेन के पोर के अपोजिट आता है तो क्या बन जाएगा, गैप जंक्शन। एंड दीज प्रोटीन्स आर कनेक्शन। सो कनेक्शन प्रोटीन है, दे विल क्रिएट पोर इन द मेम्ब्रेन, और एक पोर दूसरी सेल के पोर के जस्ट अपोजिट है, सो दिस इज गैप जंक्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट सेल जंक्शंस एंड एपिथेलियल टिश्यू।